नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों बेमियादी हड़ताल पर हैं तमिलनाडु के मछुआरे। इसके अलावा बात करेंगे जारवा जनजाति की तस्वीरों के कारोबारी इस्तेमाल पर रोक की कोशिश की। साथ ही आज से आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के बाद वहां के गांव की हालत पर हमारी खास सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बेमियादी हड़ताल पर रामेश्वरम के मछुआरे, श्रीलंका के नए मछली पालन विधेयक का विरोध, सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। जारवा जनजाति के वीडियो हटाए यूट्यूब, अनुसूचित जनजाति आयोग का आदेश, कारोबारी इस्तेमाल रोकने के लिए उठाया कदम। आज भी बदहाल है राजकुमार शुक्ल का गांव। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल बाद भी नहीं बदले हालात, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं किसान। और शहर बने जल प्रदूषण का स्रोत, 70% गंदे पानी का नहीं होता ट्रीटमेंट, नदियों से लेकर झील और समुद्र तक पर असर। श्रीलंका सरकार के मछली पालन विधेयक के विरोध में तमिलनाडु के मछुआरे बेमियादी हड़ताल पर हैं। इस विधेयक में पाक जलडमरू मध्य में मछली मारने पर रोक का प्रावधान है। मछुआरों की मांग है कि भारत सरकार इसमें दखल दे और मांग नहीं माने जाने पर मछुआरों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। रामेश्वरम तट पर सोमवार को लगातार दूसरे दिन मछुआरों की नौकाएं खड़ी रहीं। बेमियादी हड़ताल जारी रखते हुए 5000 से ज्यादा मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में नहीं उतरे। ये लोग श्रीलंका सरकार के नए मछली पालन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मछुआरा संगठनों का कहना है कि विधेयक से तमिलनाडु के मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ेगा। उनकी मांग है कि भारत सरकार विधेयक वापस लेने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव डाले। இது நமது மத்திய அரசு மாநில அரசு எந்த விதமான கேள்வியும் கேட்கறதே இல்லை. இத பத்தி எந்த பேச்சும் கிடையாது. அதனால நாங்க இன்றிலிருந்து வேலை நிறுத்தம் ராமேஸ்வரத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட படகுகளை எல்லாம் நிறுத்திவிட்டு பல ஆயிரக்கணக்கான மீனவ தொழிலாளர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய வேலையை இழந்து தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்துவதாக முடிவு பண்ணியிருக்கோம்। श्रीलंका में लाए गए विधेयक का मकसद पाक जलडमरू मध्य में भारतीय मछुआरों के बॉटम ट्रैवलिंग पद्धति से मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। श्रीलंका ने इसके जरिए अपने नियंत्रण वाले जल क्षेत्र में नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने पर नाव जब्त करने, 2 साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय मछुआरों का कहना है कि मांगे नहीं माने जाने पर वो 14 जुलाई को सामूहिक आत्मदाह करेंगे। காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் இன்னையிலிருந்து அறிவிச்சிருக்கிறோம்। இந்த வேலை நிறுத்தம் தொடரும்। 14ஆம் தேதி நாங்க அறிவிச்சபடி தீக்குளிப்பு போராட்டம் நடக்கும்। तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने इस विधेयक को काला कानून करार दिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन के मुताबिक इससे भारत की मछली निर्यात नीति पर असर पड़ेगा। स्टालिन ने यह भी कहा कि अभी 50 से मछुआरे और 140 नौकाएं श्रीलंका के कब्जे में हैं और केंद्र सरकार को उन्हें छुड़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। पिछले हफ्ते तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके और कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया था। रामेश्वरम से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंडमान की जारवा जनजाति इन दिनों फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने यूट्यूब से इस जनजाति से संबंधित सभी वीडियोस को हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने इसके साथ ही गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी निर्देश दिया है। जारवा जनजाति के लोग फिर सुर्खियों में हैं। यूट्यूब से इस जनजाति से जुड़े सभी वीडियो हटाने को कहा गया है। ये जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान में रहती है। माना जाता है कि ये लोग हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं। कानूनन किसी भी व्यक्ति को जारवा इलाके में जाने की अनुमति नहीं है और ना ही किसी को उनकी तस्वीर लेने की इजाज़त है। लेकिन इस कानून का पहले भी उल्लंघन हुआ है। 2012 में एक फ्रेंच फिल्म निर्माता ने अवैध रूप से जारवा आदिवासियों का वीडियो शूट किया था, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। अब अनुसूचित जनजाति आयोग ने आदेश दिया है कि इस जनजाति को अपमानजनक ढंग से पेश करने वाले तमाम वीडियो हटाए जाएं। जारवा आदिवासी अंडमान निकोबार द्वीप में हैं और वो अभी भी उसी स्थिति में है जो पाषाण युग था।
और उसको कोई वीडियो बना करके दुनिया में दिखाए, उनका मजाक उड़ाए, ये कहीं से भी ठीक नहीं आज के युग में। इसलिए हम लोगों ने जब हमारी कमीशन की बैठक थी उसमें हमने कहा है कि यूट्यूब से उनको डिलीट कर दिया जाए, ताकि इस तरह की स्थिति को और कहीं उसको प्रचारात्मक दृष्टि से दिखाया न जा सके। इस जनजाति की आबादी फिलहाल 480 बताई जाती है। दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और समाजशास्त्रियों में इस जनजाति को लेकर गहरी जिज्ञासा रही है, लेकिन देखा यह गया है कि शोध के नाम पर ली गई जारवा आदिवासियों की तस्वीरों और वीडियो का व्यापारिक इस्तेमाल होता है। ये सब्जेक्ट साइंटिफिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए और सोशल साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और इनको समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब ये कपड़ा नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, लड़कियां, लड़के, औरत, मर्द, तो इसके ऊपर टीवी में दिखाते हैं विदेशों में, तो वहाँ इनको पैसा कमाते हैं। इस तरह की चोरी से कुछ वीडियो बने हैं। अंडमान की जनजातियों के साथ बाहरी संपर्क खतरनाक साबित हुआ है। ग्रेट अंडमानी जनजाति आज इसी वजह से विलुप्त होने के कगार पर है। जारवा जनजाति के साथ भी ऐसा ही ना हो, इसके लिए हर संभव सतर्कता बरतने की जरूरत है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए श्याम सुंदर। और जारवा जनजाति से संबंधित मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी श्याम सुंदर, उनका हम रुख करते हैं। श्याम, हमने देखा इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जारवा जनजाति के संरक्षण को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए, लेकिन क्या इन आदेशों निर्देशों का कोई जमीन पर असर दिखता है? तमाम जगह आदिवासी इलाकों में गए हैं, जनजाति लोगों से मिले हैं, क्या कुछ असर दिखाई देता है जमीन पर? असर नहीं दिखाई देता है। और आप देखेंगे कि एसटी कमीशन का ये जो फैसला आया है, इसको आए हुए लगभग एक सप्ताह होने वाला है, लेकिन अभी तक यूट्यूब से कोई एक भी वीडियो हटाया नहीं गया है। और अगर आप एक व्यापक बहस की बात करें, ये बात ज़रूर है कि इस कदम का स्वागत हो सकता है, इस लिहाज से कि हमेशा से ये बहस रही है कि जारवाज के साथ बाहरी दुनिया का कितना संपर्क हो, क्योंकि एक बात पे सब सहमत हैं कि अंडमान के आदिवासियों के वजूद को जो खतरा पैदा हुआ है वो बाहरी संपर्क के साथ हुआ है। और उसमें ग्रेट अंडमानीज का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनकी भाषा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अभी कहने के लिए वो 4-5 आदिवासी बचे हैं। और उनका भी एक तरह से जो बाहरी लोग हैं, जो गैर आदिवासी हैं, उनके संपर्क के साथ ही उनका वंश जो है वो आगे चल रहा है। जारवा सबसे ब्राइट स्पॉट माना जाता है, जो जिनकी तादाद पिछले करीब 10 साल में बढ़ रही है। तो वैसे में जारवाज को लेकर बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये एक अलग तरह की दुविधा है कि एक तरफ सरकार लगातार वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, अंडमान में जनसंख्या दबाव लगातार बढ़ रहा है, और वैसे में जो जारवा टेरिटरी है, जो रिजर्व टेरिटरी है, वहाँ पर लगातार जो बाहरी लोग हैं उनके संपर्क में ये आदिवासी आते हैं। और क्योंकि ये अभी तक आइसोलेटेड रहे, कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं कि 50,000 साल से लेकर 70,000 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, तो किसी बाहरी आबादी के संपर्क में वो नहीं रहे, तो इसलिए वो बहुत जल्दी उनको बीमारियां फैलती हैं, उनमें संक्रमण फैलता है। यही शाम समझना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब फ्रांस के 2 फिल्म निर्माता आए थे, तमाम मामला उठा था। मैं यही समझना चाह रही हूँ, क्या जमीन पर आपको कोई असर दिखाई देता है? उसके बाद भी क्या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, या जो निर्देश थे उनका पालन नहीं किया गया? क्या सब कुछ वैसे ही चल रहा है या कुछ असर दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि जारवाज के संरक्षण के लिए बहुत सख्त कानून है। 10 साल की सज़ा हो सकती है अगर आप उनकी तस्वीर ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जारवाज को इन सब कानूनों के बारे में नहीं पता है, अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, ना वो आपकी भाषा को समझते हैं। वो एक अलग तरह की सभ्यता है। तो जारवाज के प्रोटेक्शन का जो काम है, जो नीति निर्माता हैं उनका ही है, जो वहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है उसका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हीं अमले के उन्हीं के एक हिस्से से मिलकर फ्रेंच फिल्म मेकर वहाँ पर फिल्म बना के जाते हैं, और उनके ऊपर FIR होती है जब वो अपने देश में पहुँच जाते हैं, जब आपके कानून की गिरफ्त से बाहर पहुँच जाते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा मसला ये है कि आप, बिल्कुल सही बात है कि पूरी तरह से आइसोलेट रखना उनको अभी संभव नहीं है, क्योंकि रिसर्च के लिए आज भी स्टोन एज के लोग अगर हैं तो उन पर शोध की ज़रूरत है और उनके स्वास्थ्य की चिंता की ज़रूरत है। लेकिन उनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं वो उनकी संवेदनशीलता उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि वो
ड्राइवर्स हैं, वो हेल्पर्स हैं, वो उस तरह के लोग हैं जो उतनी संवेदनशीलता के साथ इस मसले को नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि जारवाज के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं। वो बहुत छन के आते हैं। प्रशासन लगातार इस तरह की खबरों को दबाने की कोशिश करता है। इस तरह की खबरें कभी बाहर नहीं आती कि कितने इस तरह के मामले पुलिस में दर्ज होते हैं। तो जो नीतिगत मामला है उसको बहुत स्पष्टता के साथ समझने की जरूरत है और सरकार को ये तय करने की जरूरत है कि जो व्यावसायिक दृष्टि से वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है वो कितना सही फैसला है। हमने देखा है क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी बातें जनजातियों को बचाने की होती हैं, दो ही तर्क दिए जाते हैं शाम, या तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए या फिर उनका अलग संरक्षित क्षेत्र बनाया जाए और उन्हें सबसे अलग किया जाए। और इन्हीं दो तर्कों पर, इन्हीं दो पहलुओं पर सारी चर्चा सिमट के हो जाती है। तमाम आदेश निर्देश आते हैं लेकिन जमीन पर उनका कितनी कड़ाई से पालन होता है, ये ऐसे मसलों के बाद समझ में आ जाता है। और देखना होगा, सिर्फ और नुमाइश के तौर पर इन जनजातीय लोगों का इस्तेमाल अगर होता रहा तो बेहद नामुमकिन हो जाएगा इनको अस्तित्व में बचाए रखना। फिलहाल आइए हम आगे बढ़ते हैं। शहरी भारत जल स्रोतों के प्रदूषण का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम देखें तो शहरों का जो 70% पानी है वो बिना साफ किए ही रह जाता है और जितना बाकी बचा पानी है वो अलग अलग तरीके से, बेतरतीब तरीके से कुओं, झीलों, समुद्र और नदियों में बहा दिया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। घरों से निकलने वाले गंदे पानी से जल प्रदूषण हर दिन बढ़ रहा है। अशुद्ध पानी को सीधे जल निकायों में डालने से ये समस्या गंभीर होती जा रही है। दिसंबर 2015 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के शहरी क्षेत्रों में 37 करोड़ 70 लाख लोगों के उपयोग से करीब 62,000 अरब लीटर दूषित हुआ पानी हर रोज निकलता है, जबकि रोजाना पानी शुद्ध करने की क्षमता 23 अरब 27 करोड़ 70 लाख लीटर की ही है। देश में 816 नगर निगमों के तहत 552 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही काम कर रहे हैं, यानी ज्यादा गंदा हुआ पानी दोबारा साफ नहीं हो पाता। एक समस्या मौजूद सभी ट्रीटमेंट संयंत्रों का काम नहीं करना भी है। ज्यादातर राज्यों में जितने संयंत्र हैं उनमें बड़ी संख्या उनकी है जो किसी न किसी वजह से बंद पड़े रहते हैं। जाहिर है कारण मौजूदा ट्रीटमेंट क्षमता का ठीक से रखरखाव नहीं हो पाना है। जैसे शहर बढ़ रहा है उसके हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। जितने लॉजिस्टिक की ज़रूरत है वो लॉजिस्टिक हमारे को देने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का हम प्लांटेशन में उसको साफ़ कर सके। नई नई तकनीक जो आई है उन तकनीकों का ध्यान में रख करके इस कार्य को करना चाहिए। सालों से कस्बे और शहर अपने ही जल को प्रदूषित कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के नाकाफी इंतजामों के कारण उससे देश के जल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड में लेमन ग्रास की खेती से किसान कैसे कमा रहे हैं मुनाफा। I think they're ready to surrender. INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाएगा। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. और अब हफ्ते का मुद्दा। चंपारण सत्याग्रह भारत में किसान जागरण का अनूठा अध्याय है। इसी ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। सत्याग्रह का ये पहला सफल प्रयोग था। अब 100 साल बाद चंपारण के गांव किस हाल में है, राज्यसभा टीवी ने ये जानने समझने की कोशिश की। इसी कड़ी में पहली रिपोर्ट चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल के गांव से। पश्चिमी चंपारण जिले का गांव सतवरिया, ये राजकुमार शुक्ल का गांव है। राजकुमार शुक्ल ही नीलहों से मुक्ति के लिए गांधी जी को चंपारण ले आए थे। उनकी कोशिशों से चंपारण को नील की जबरिया खेती से मुक्ति मिली, लेकिन गुजरे 100 साल में इस गांव की किस्मत नहीं बदली। करीब 4000 की आबादी वाला ये गांव आज बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। गरीबी बहुत है, अशिक्षा है, पानी की व्यवस्था समुचित नहीं है, और अभी जो प्रॉब्लम है स्टेट भर से सेंटर, इसके दाव पेच में विकास नहीं हो रहा है। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के मौके पर जिला अधिकारी से लेकर कई अफसर यहां का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने यहां राजकुमार शुक्ल के नाती मणिभूषण राय से मुलाकात की, गांव के विकास की बातें की, लेकिन वो विकास अब तक यहां कागजों से बाहर नहीं आया। खेती बाड़ी पर निर्भर ये इलाका आज कृषि संकट से जूझ रहा है। किसानों की जो स्थिति है वह तो ये है कि लोग कर्ज से दबा हुआ है, फसल बाढ़ और सूखा से प्रभावित है। गांव की स्थिति को देखिए रहे हैं, न रोड है, न बिजली है, न लाइट का व्यवस्था है। डीएम साहब से भी कहा गया, सीएम साहब से भी कहा गया। बिहार में दलित और महादलित की राजनीति परवान चढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ दलित बदहाल हैं। 10-10 सदस्यों वाले दलित परिवार 10 बाई 10 फीट के कमरों में रहते हैं। उन घरों में बिजली की व्यवस्था जर्जर है और उनके जानवर मर रहे हैं। पानी बरसता तो हमने घर में बाढ़ ढुक जाता, द्वार पर बाढ़ लग जाता। आइए घर में 3 गो 4 गो ऐसे ही पलुगार बा, पलुगार बढ़ता ही बा। पानी वानी बहे के जगह हैला नहीं के, नाली वाली सब सड़क वड़क सब एथी दिखते बा। आज हो जाता जगह जमीन हैला नहीं के, सेफ्टी उफ्टी के दिक्कत बा। सतवरिया गांव में लड़कियों का एक स्कूल और एक डिग्री कॉलेज जरूर है, लेकिन दोनों अपने वजूद के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। बच्चियां हमारे यहाँ कि वो पढ़ लेती, कक्षा 5 से ऊपर के विद्यालय में उनको प्रवेश पाने के लिए दूर जाना जो पड़ता है नहीं जाती, और वो सभी पढ़ जाती। यही सबसे बड़ी लाभ वाली बात होती है। जब राजकुमार शुक्ल के गांव की ही यह दशा है तो बाकी इलाके की हालत को समझा जा सकता है। चंपारण के महान सेनानी राजकुमार शुक्ला ने नील किसानों के शोषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और वही गांधी जी को यहाँ भी लाए थे। लेकिन आलम यह है कि आज इतने दशकों के बाद भी खुद उनके गांव में बुनियादी सुविधाओं का अकाल है और बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिनको देखकर काफ़ी तकलीफ होती है। कैमरामैन दुष्मंता के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, सतवरिया, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मॉनसून आने के साथ ही देश के नदियों के किनारे बसे इलाकों में नाव की मांग तेजी से बढ़ गई है। बाढ़ के दौरान इन नाव का इस्तेमाल राहत और बचाव के काम के लिए होता है, तो उत्तर प्रदेश में नाव बनाने वाले के कारोबार ने जोर पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाव बनाने वाले इन दिनों मसरूफ हैं। बरसात आते ही हर साल इनकी मांग बढ़ जाती है। इन नावों का इस्तेमाल बाढ़ वाले इलाकों में होता है। नाव निर्माताओं का कहना है कि बाढ़ के दौरान ये नौकाएं काफी कारगर साबित होती हैं।
मतलब यहाँ की नावें एकदम सक्सेस है, बाढ़ में जाती है, बाढ़ भीड़ में जाते हैं हम लोग। बचाने के लिए यही समस्या है। उसके मतलब यहाँ पे सस्ती भी नाव बनती है, कोई महंगी भी नहीं बिकती है। इस बार बढ़े कारोबार से नाव बनाने वाले काफी खुश हैं। एक नाव की कीमत 6 से 7 हजार रुपए तक है। नाव निर्माताओं के मुताबिक वे भरसक किफायती दाम पर अपनी नौकाएं बेचते हैं। 6,000-7,000 रुपए की नाव दे देते हैं और बाढ़ पीड़ित में ये बहुत ही उपयोगी काम है, क्योंकि इसकी कीमत कम है। जहाँ पर पुल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे गांव के लोग आते हैं और ये नाव खरीद के ले जाते हैं। इस साल अब तक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से कई मुख्य सड़कों, खेतों और पुलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डूबते को नाव का सहारा। कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास के पन्ने पर एक नजर, जिसमें आज बात होगी आजादी के बाद केंद्रीय बजट के सफर पर। आजादी के बाद भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम ने पेश किया था। 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र बनने के बाद पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई ने पेश किया। वो देश के तीसरे वित्त मंत्री थे। अगला बजट 28 फरवरी 1951 को नए वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने पेश किया, जो एक मशहूर अर्थशास्त्री थे। उन्हें भारत के बैंकिंग सिस्टम का जनक भी माना जाता है। लेकिन बजट को लेकर आज जैसी गहमागहमी वैसी तब नहीं होती थी। लेकिन लोगों को ये चिंता जरूर रहती थी कि बजट में किस मद में कितना टैक्स लगने वाला है। लोग तब भी टैक्स सिस्टम से वाकिफ थे, क्योंकि आजादी से पहले रजवाड़े भी तरह तरह के कर वसूलते थे और अंग्रेज भी। उत्तराखंड में इन दिनों लेमन ग्रास की खेती काफी जोरों पर है। कम उपजाऊ जमीन पर इसकी खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। करीब 5,000 से ज्यादा किसान इससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो कई किसान इसके निर्यातक भी बन गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के फतेहपुर के रहने वाले श्याम बिष्ट पहले गेहूं की खेती करते थे। पानी की कमी के बावजूद उन्होंने कई साल तक कम उपजाऊ जमीन पर गेहूं उगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। जंगली जानवर भी उनकी फसल को बर्बाद करते रहे। इससे तंग आकर श्याम ने लेमन ग्रास उगाने का फैसला किया। आज उनके खेतों में चारों ओर ये फसल लहरा रही है। लेमन ग्रास लगाने के बाद जो है इसमें हमारे साथ में कम से कम 35-40 आदमी हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें काम करते हैं 8 से, और इसका जो है हमें अच्छा वो मिला। उत्तराखंड के 200 से ज्यादा गांव के करीब 5,000 किसान अब लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। ऐसा करने से उनकी औसत आमदनी में 12,000 से 23,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। ये पौधा कम उपजाऊ जमीन पर भी उगाया जा सकता है। 3 महीने में तैयार हो जाती है फसल, एक बार 3 महीने में, तो 1 साल में 3 बार कटता है। ये बहुत अच्छा है घास है, मजदूरों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। साथ के साथ पैसा मिलता है, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेमन ग्रास की खेती ने बेशुमार किसानों की जिंदगी बदल दी है। कई किसान अब इसके निर्यातक बन गए हैं। पदम सिंह ने तेल निकालने का कारोबार शुरू कर दिया है। हर महीने वो 80 से 100 किलो तक लेमन ग्रास तेल का उत्पादन करते हैं। इसे बाजार में 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इस तेल का इस्तेमाल साबुन, डिटर्जेंट और दूसरे खुशबूदार उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग एक किसान से एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में बड़े घुसे हैं। जो हम अपना वैल्यू एडिशन इसके प्रोडक्ट हम लोग अभी हम क्रूड ऑयल बेच रहे थे, लेकिन हमने इसके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना के इसको एक्सपोर्ट में हमने अभी एंट्री की है इसकी एक्सपोर्ट में। भारत पहले हर साल 1800 मीट्रिक टन लेमन ग्रास तेल का उत्पादन करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आती गई। अब ग्वाटेमाला, चीन, मेक्सिको और बांग्लादेश इसके बड़े उत्पादक हैं। लेकिन अपने देश में भी अगर बढ़ावा मिले तो लेमन ग्रास तेल के बाजार में भारत की एक बार फिर तूती बोल सकती है। मार्जिनल वेस्टलैंड्स में किसानों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के पौधों की टेक्नोलॉजीज, चाहे वो कल्टीवेशन की हो, प्रोसेसिंग की हो, वैल्यू एडिशन की हो या फिर मार्केटिंग की हो, उसको किसानों तक पहुंचाए ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके। उत्तराखंड के फतेहपुर से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के इस सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।